हिस्सा होने पर हल करना चाहते हैं। अंत में सबसे प्रभावशाली विचार वाले बच्चों को राज्य विधानसभा में बच्चों के लिए आयोजित एक विशेष सत्र में देश के सामने प्रस्तुत होकर अपने मन की बात से संबोधित करने का मौका दिया जाएगा। जय हिंद। थैंक यू जोगा राणा जी। तो अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारी साथी तनिषा जैन को। तनिषा, आप हमें हमारे गेस्ट के बारे में जानकारी दीजिए। जी नमस्ते सब, मेरा नाम तनिषा जैन है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले से हूँ और मैं आज आपके बारे में जानकारी बताने जा रही हूँ। अजमेर में जन्मे आशीष अरोड़ा जी ने 18 साल की छोटी उम्र में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस विषय में अपने जुनून के साथ उन्होंने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के छात्रों को शिक्षित किया। वर्तमान में वे एलन जयपुर के अकादमिक प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। कम उम्र में शुरू हुआ उनका यह सफर आज बेमिसाल है। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ ही विज्ञान और गैर विज्ञान धाराओं के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों का मार्गदर्शन के लिए करियर काउंसलर की साल 2011 में उन्होंने ऑनलाइन और यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दिया। आज आशीष जी करीब 183 देशों के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। उनके कई छात्रों ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। अध्यापन की दुनिया में अपना योगदान देने वाले आशीष अरोड़ा जी ने व्यक्तिगत रूप से अपने छात्र जीवन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान 10,000 से अधिक एल्टियंस और शीर्ष डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया। करीब 11 पुस्तकें लिख चुके आशीष अरोड़ा जी साल 2017 में लॉन्च हुई किताब एडवांस इंट्रेशन इन फिजिक्स साल 2021 की जेई कैटरी में बेस्ट सेलर रही। गणित और विज्ञान में विशेष रुचि रखने वाले आशीष अरोड़ा आज बच्चों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संवाद करेंगे, जहां वे बच्चों के मुश्किल सवालों के जवाब देंगे तो वही इसे कैसे सरल बनाया जाएगा पर ज्ञानवर्धन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तनिषा। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी सर आपको कि आप आए और अपने खट्टे मीठे सफर के बारे में हमारे साथियों को बताएं। थैंक यू लुबना, तनिषा। लुबना, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस सर, वेरी मच क्लियर। फाइन, थैंक यू वेरी मच। इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मौका मिला कि बच्चों से अच्छे से अभी बात भी कर सकते हैं और आपके क्वेश्चंस के भी, अगर जितने भी आप कैरियर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, इस बारे में कोई भी बात जानना चाहते हैं तो मुझे बता के बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि एक टाइम था जब मैं आप ही के जैसे स्कूल में पढ़ा करता था और मेरे पास कोई गाइड करने के लिए, गाइडेंस के लिए कोई गाइड नहीं होता था। और उस वक्त हम भी बहुत हेजिटेट करते थे, संकोच करते थे कि किससे अपने मन में उठ रहे सवालों को पूछें। तो वहां से ये जरूर एक सफर शुरू हुआ था कि कभी शायद हमको इतनी नॉलेज होगी कि हम भी किसी की हेल्प कर पाएंगे। तो इसी सोच के साथ स्कूल लाइफ से ये सफर शुरू हुआ था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक टीचर बनूंगा और किसी को पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि पढ़ने में मैं बहुत अच्छा नहीं था। अगर मैं बात करूं अपने 10वीं कक्षा के अंदर मेरे
लगभग 69% अंक आए थे, और उस वक्त मुझे भी लगता था शायद कुछ अच्छा पढ़ाई में ना कर पाऊं। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मम्मी पापा ने बहुत साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया, हमारे टीचर्स ने बहुत भरोसा रखा हमारे ऊपर कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, मेहनत करो। तो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा सफर तो बहुत लंबा रहा और बहुत आगे निकल के हम आ गए। आगे निकल के आने का मतलब ये नहीं है कि कोई पीछे छूट गया, हम तो वहीं खड़े में। आगे निकलने का मतलब होता है हमारे नॉलेज जो है, दिमाग में जो चीजें हैं, ज्ञान जो भरा हुआ है, उसमें आगे निकलते चले गए। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरी बात सुन पा रहे हैं, मैं कई गांवों के बच्चों से भी जुड़ा हुआ हूँ, उनको भी गाइड करता रहता हूँ। और जब मैं देखता हूँ उनमें जो जिज्ञासा है मेहनत करने की, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जिज्ञासा, बस मैं एक चीज चाहूंगा, आप में जिसके भी मन में कुछ ज्ञान अर्जन करने की या कुछ भी नॉलेज पाने की अगर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो उसको खत्म मत होने देना। और हमेशा जहाँ पे खड़े हो वहां से जुड़े रहना, अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से, अपने गुरुजनों से। क्योंकि वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हम सबके साथ जुड़े रहें। और जैसे जैसे हम नॉलेज में, अपने ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, तो कई चीजें हम समझ भी जाते हैं। टाइम के साथ बहुत सारी चीजें हमको अच्छी लगने लगती हैं, और ये भी समझ में आता है क्या सही है और क्या गलत है। सो प्यारे बच्चों, एक चीज मैं सबसे ज्यादा आपको समझाना चाहूंगा, आपको हमेशा अपनी लाइफ में ये समझना है कि जब भी आपके सामने चीजें आएंगी, तो शायद अभी आपकी एज कम है, उम्र कम है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके सामने जो भी चीज आ रही है उसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो गलत को साइड में हटाना और सही के साथ आगे बढ़ना। तो आप मान के चलो, जिसको हम कैरियर कहते हैं ना, लाइफ में बड़े होके हमको कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, मन में है, हम अपने सपने देखते रहते हैं। रात को सोते हुए आते हैं वो सपने नहीं, जागते हुए जो हम सपने देखते हैं वो मैं भी देखा करता था। जब हम जागते में सपने देखते हैं ना कि मुझे ये बनना है, ऐसी जगह पहुंचना है, मैं उस जगह पहुंच जाऊंगी, उस जगह पहुंच जाऊंगा, और लाइफ में ऐसा करके दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया मेरे ऊपर बहुत गर्व फील करेगी, प्राउड फील करेगी। वो वाला जो स्टेज होता है ना, उसको कभी अपने मन से कम मत होने देना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए और उस जगह तक पहुंचने के लिए जो सपना देखते हो, सबसे बड़ी जो चीज होती है, आपके सामने दो तरह की चीजें आएंगी, एक सही और एक गलत। तो जब भी कोई गलत चीज आए, तो उसको जज करना कि ये सही में सही है या सही में गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके मम्मी पापा आपको बताएंगे बेटा ये गलत है, लेकिन आपको सही लग रहा होगा, आप सुनोगे ही नहीं उनकी बात। आप याद करो, कई बार ऐसा हो गया होगा। सबसे बड़ी जो हम बात करें ना, मैंने लाइफ में सबसे बड़ी जो चीज सीखी, वो ये सबसे पहले सीखा लाइफ के अंदर, कि किसी भी चीज को सही और गलत को परखना। और अगर आप गलत को परख सकते हो तो उसको साइड में हटा सकते हो, और अगर आप सही को पकड़ सकते हो, सही वाली चीज या सही रास्ते के ऊपर दौड़ना चलना सीखो। तो मैं सबसे बड़ी चीज यही कहना चाहूंगा सारे बच्चों को कि लाइफ में कोई भी जब डिसीजन लेने की बात आए, आपको इस वक्त कोई ना कोई डिसीजन लेना है कि मैं ऐसा करूं या ऐसा करूं, तो बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो कर दूं। क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा, आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, इतनी ही कुछ भी नहीं होती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्टूडेंट देखे हैं जो 15-16 साल में बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है। भाई उनकी एज ही 15 साल है, ओवर कॉन्फिडेंस का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन 15 साल की एज में भी क्या हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस मन में भरा हुआ है, क्योंकि हमको सब कुछ पता है। ये चीज लाइफ में कभी मत आने देना, घमंड कभी मत करना किसी चीज का। जब हम करियर की बातें करते हैं लाइफ में कुछ भी करने के लिए, तो आप ये मान के चलो कि आप आगे ही बढ़ोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। लेकिन जहां घमंड आना शुरू होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप नॉलेज में पीछे होते चले जाओगे, अपने करियर के रास्ते में पीछे होते चले जाओगे। करते करते फिर हम भी आगे बढ़ते गए, अपना सफर आगे बढ़ाते गए, और पता ही नहीं चला कब स्टूडेंट्स को टीच करते करते पूरे इंडिया को टीच करने लगे। अभी जैसा अभी तनिषा भी बता रही थी, मेरे स्टूडेंट 183 कंट्रीज में हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन टीच करता हूँ। और अभी पिछले 1-1.5 साल से तो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट हो गए। तो उस जर्नी को अभी हम साइड में रखते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो कई कहानियां हैं मेरे पास आपको सुनाने के लिए। अभी उन कहानियों में नहीं जाते हैं, अभी हम आपके क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड रहता है। ऑलरेडी 15-16 मिनट हमारे जा चुके हैं। तो मैं चाहूंगा आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, अगर आप वो सवाल पूछोगे तो उनका आंसर देने में जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी मेरा सफर रहा है, उससे जब मैं आपके
क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अगर आप मेरी बातों पे भरोसा कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो एंकर मैं आपको लुबना सजेस्ट करूंगा कि आप जिन जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चन लेना शुरू करिए। जो भी स्टूडेंट पूछना चाहते हैं मैं उनके आंसर देना स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सवाल और जवाब के सिलसिले को। तो अब हम हमारा पहला सवाल लेंगे रिद्धि कोहली से। रिद्धि। नमस्कार सर, मैं उत्तराखंड से रिद्धि कोहली आपका डिजिटल बाल मेला में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, साइंस के आविष्कार हमारे हित के लिए बने हैं। रिद्धि बेटा आपकी आवाज मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। रिद्धि आपकी मुझे आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। रिद्धि क्या अपना आप सवाल दोहरा सकती हैं? ओके सर। एक मिनट सर, सर 1 मिनट प्लीज। सर अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी मुझे कुछ कुछ सुनाई दे रही है। अब आप अपना क्वेश्चन पूछो बेटा। ठीक है सर। साइंस के आविष्कार हमारे हित के लिए बने हैं, लेकिन मानव इसका अपने हित के लिए दुरुपयोग कर रहा है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? आप फर्स्ट लाइन दोबारा बोलोगे? फर्स्ट लाइन आपकी कट गई थी। ओके सर। साइंस के आविष्कार हमारे हित के लिए बने हैं, लेकिन मानव अपने हित के लिए। ओके सर। सो साइंस के आविष्कारों की बेटा हम बात करें तो मैंने अभी एक चीज कही थी, अगर आप सबने सुना, घूम फिर के सारी चीजें यही आ जाती हैं, सही और गलत। सो जो अभी रिद्धि ने क्वेश्चन पूछा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइंस के आविष्कार तो मानव हित के लिए बने, क्योंकि आविष्कार होते ही इसलिए हैं कि हमारी लाइफ को हम इजी कर सकें, आराम दे सकें अपने आप को, या कोई भी काम जिसको करने में ज्यादा टाइम लगता है वो कम टाइम में हो सके और ज्यादा अच्छे से हो सके। साइंस का पर्पस ही यही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन मानव अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, गलत उपयोग करना शुरू कर देता है उन आविष्कारों का। और अगर हम बात करें, जैसे आज का हमारा बाल मेले का टॉपिक भी यही है कि हम ये बात करें बच्चों की सरकार कैसी हो, तो सबसे बड़ी चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि साइंस के जितने भी आविष्कार हैं उन आविष्कारों का अगर ये बात कहें कि वो सारे जो इनोवेशंस हैं, आविष्कार हैं, वो इसलिए किए गए हैं कि हमारी जो लाइफ है, पूरा समाज है, उस समाज को एक लेवल से ऊपर उठाया जा सके। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, समाज की परवाह ना करते हुए अपना पर्सनल हित देखते हैं। पर्सनल हित मतलब कि मेरे को इस चीज में कहां से फायदा हो रहा है तो मैं उससे फायदा निकालना शुरू कर दूं। तो ऐसी चीजों से क्या होगा, समाज का नुकसान होगा। अब जहां तक हम सरकार की बात करें तो एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो प्रोसेस से चलता है, जिसको हम कहते हैं गवर्नेंस। कोई भी चीज आविष्कार होता है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी आविष्कार के लिए आप भी लाइफ में हमेशा ध्यान रखें और बच्चों को हमेशा आवाज उठानी भी चाहिए। कोई भी आविष्कार होता है तो उस आविष्कार के साथ उसके उपयोग में लिए जाने के लिए एक गवर्नेंस बनाई जाती है। सभी बच्चे इस बात को समझें। क्वेश्चन भले ही रिद्धि का है, लेकिन मैं ये चीज बता रहा हूँ, आविष्कार मतलब अगर हम बात करें सिर्फ एक, ये मेरे पास एक रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट कंट्रोल एक डिवाइस है, इसको अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, इसके बटन कैसे काम करते हैं, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। हमेशा सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी चीज आती है तो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया जाता है। हम सबके लिए बहुत जरूरी कि हम हर तरह के प्रोसीजर को, जो भी हमें नॉर्म्स की फॉर्म में बताए जाते हैं, उनको तरीके से फॉलो करें। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए कोई ना कोई ऐसा आएगा जो उसका कोई ना कोई ऐसा मतलब निकाल लेगा या ऐसा तरीका निकाल लेगा जिससे उसको पर्सनल बेनिफिट होना शुरू हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे सबके सामने एग्जांपल है, जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है। इसमें पहली जब कोविड की वेव आई थी तो लोग सीरियस नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वो वेव खत्म हुई, फरवरी का टाइम ऐसा था जहां पे कि लोगों ने क्या किया, मास्क उतार दिए, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया, कोविड खत्म हो गया। सो कोविड को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ गवर्नेंस बनाई है। एक्चुअली वो कोई साइंस का आविष्कार नहीं था, आविष्कार तो हमारी वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन को आने में टाइम लगने वाला था, तो कुछ गवर्नेंस प्रोसीजर बनाए गए। अब उन प्रोसीजर्स का लोगों ने धज्जियां उड़ा दी
किसी से मतलब नहीं है, मिलना जुलना शुरू कर दिया। और हम सब ने देखा कि अप्रैल मई के अंदर कितनी खतरनाक दूसरी वेव आ गई थी और कितने सारे लोगों पे उसका प्रभाव पड़ा था। सो सबसे बड़ी चीज है कि वैक्सीन के आने तक, वैक्सीन के फैलने से पहले वो एक आविष्कार पहुंचाने के लिए जो हमको कोविड से बचा सकता है, उसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया, अपना खुद का हित देखा कि हमको तो एंजॉय करना है, हमको तो घूमने जाना है, दोस्तों से मिलना है, लेकिन ये नहीं देखा कि उसका नतीजा क्या होगा। शायद हमारी एज कम है, हमारे ऊपर असर कम हुआ, लेकिन हम कैरियर बन गए कोविड के, और घर में जाके हमारे जो घरों पे बड़े बूढ़े हैं उनको कोविड हो गया, कई लोग इस दुनिया से चल बसे। सो जब हम गवर्नेंस का या प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं तो नतीजा यही होता है। और अगर कोई भी अपने पर्सनल हित को ऊपर रखेगा तो आप ये मान के चलिए आविष्कार का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, वो पूरे समाज के लिए अहित हो रहा है। सो आप सब हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपके सामने कोई प्रोसेस आ जाए, कोई गवर्नेंस आ जाए, कोई नॉर्म्स आ जाए कि ये तरीके इनको फॉलो करना है, चाहे वो कैसा भी आविष्कार हो, तो आप ये मान के चलिए कि हमको कोशिश करनी है। देखो कुछ बच्चों ने अभी प्रेजेंट करना शुरू किया है, मैं सजेस्ट करूंगा प्रेजेंटेशन बंद कर दें, अदरवाइज बाकी बच्चे प्रॉपर्ली नहीं सुन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब देखो एक प्रोसेस था, मैंने बोला और जो स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया था उन्होंने बंद भी कर दिया, तो दैट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। सो रिद्धि की बात का जो मैंने आपको आंसर दिया ना, ये सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अब देखो नीता गुप्ता ने प्रेजेंटेशन शुरू कर दी, बाकी सबको मजा आने लग गया। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का सबको फायदा हो सकता है, लेकिन नहीं, हम तो अपना मजा लेंगे कि भाई देखो प्रेजेंट कैसे होता है, किसी ने किया हम भी करेंगे। ये जो स्वार्थ है ना, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है लाइफ में। हमको कोई दिखाई दे रहा है, वो दोस्त घूम रहे हैं तो मैं भी घूमूंगा, कोविड तो चले गया। अब अगर हम अभी भी नहीं समझे तो थर्ड वेव उससे भी खतरनाक आ जाएगी। तो इस चीज को हमको बहुत अच्छे से समझना है। सो रिद्धि बेटा, मैंने आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया और ये हर चीज के लिए वैलिड है। कोविड का तो मैंने एग्जांपल लिया था। तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखना है, कोई भी आपको अगर दुरुपयोग करता हुआ दिखता है किसी भी गवर्नेंस का, आविष्कार तो जब आएगा आ जाएगा, कोई भी प्रोसेस का कोई दुरुपयोग करता दिखता है, उसको रोकना है, टोकना है। हमारी एक आदर्श नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी है कि हर किसी को टोकें। सो लुबना, अपन अगले व्यूअर का क्वेश्चन ले सकते हैं बेटा? आपने सवाल का आंसर दिया, थैंक यू। हाँ, थैंक यू रिद्धि। सर अब हम हमारा अगला सवाल लेंगे पलक जादम से। पलक। एक्सक्यूज मी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग पलक, बताओ बेटा। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है पलक। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम पलक जादौन है और मैं जयपुर जिले से हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमें बड़े होकर क्या करना चाहिए? पलक का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स का, सभी बच्चों का ये रहता है कि हमको बड़े होके क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे तो सोच लेते हैं हमको बड़े होके ये बनना है, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं पायलट बनूंगी, मैं आर्मी में जाऊंगी। अब तो आर्मी में भी लड़कियां जाने लगी हैं, या लड़के सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। सो अलग अलग बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लेकिन मैं तो एक चीज कहूंगा, ये क्वेश्चन जो पलक ने पूछा है, कई बच्चों को लग रहा होगा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े होके क्या करना चाहिए। मैं एक ही चीज कहूंगा, बड़े होके आपको खुद को खुश रखना है और दूसरों को अपनी साथ, अपना परिवार है, दोस्त है, सबको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा मोटिव आपका होना चाहिए कि आप अपने आप को खुश रख सकें और अपने चारों तरफ अपने परिवार को खुश रख सकें। लेकिन वो कैसे रखेंगे, अब आप समझो थोड़ा सा। ये इतना आसान आंसर नहीं है कि बड़े होके क्या करना चाहिए और मैंने कह दिया खुश रहना चाहिए। अब हमको खुशी किस चीज से होती है? जब बड़े होके आपको लगेगा अरे मेरे फ्रेंड के पास एक घड़ी है, बहुत अच्छी लग रही है, वो घड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए, मतलब घड़ी होती तो आप बहुत खुश हो जाते। आपको लगेगा आपको अपने मम्मी के लिए कुछ करना है, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं मम्मी के लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके आती तो मुझे भी उनको गिफ्ट देने में खुशी होती और मम्मी को गिफ्ट लेने में खुशी होती। यस सर। आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपको लगेगा एक पेशेंट है, वो इतना बीमार है, वो इलाज नहीं हो पा रहा है, और आप ये सोचोगे कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं उसका इलाज करूंगा या इलाज करूंगी और उसके लिए दवाइयां लेके आऊंगी और उसकी जान बचाऊंगी। तो ये जो खुशी आपको देगी ना, वो खुशी कहीं और से नहीं मिल सकती। आज जिन डॉक्टरों ने, मैं फिर से रिलेट करूंगा जो माहौल चल रहा है,
कोविड आया तो कोविड आते ही लोगों ने दिन रात बिना सोए वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया कि हम वैक्सीन बना देंगे तो पूरी दुनिया, पूरे देश और कई देशों के लोगों की जान बचा सकेंगे। और आखिरकार उन्होंने वैक्सीन बना दी। तो जो वैक्सीन उन्होंने बना दी उसको दे के, बना के जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक गिफ्ट दिया, उससे जो खुशी हुई होगी उसको हम सोच नहीं सकते। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये खुद खुश होना और दूसरों को खुशी देने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई। बिना पढ़े लिखे ना तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को इस दुनिया में प्लेस कर पाओगे, ना लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। मैं बहुत छोटा था, मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी कहानी सुना देता हूँ और बात को खत्म करूंगा। मैं बहुत छोटा सा था, एक बार एक चर्च में गया। मेरे को अच्छा लगता है, कभी चर्च चले जाता हूँ, कभी मस्जिद चले जाता हूँ, कभी गुरुद्वारे चले जाता हूँ, कभी मंदिर चले जाता हूँ, बट बहुत कम। मैं ज्यादा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता और बहुत कम जाता हूँ। लेकिन हाँ, कभी फ्री हूँ और कुछ दिख गया तो चले जाऊंगा, मिल लूंगा, भगवान को बहुत मानता हूँ। सो एक चर्च में गया था मैं, वहां पे मुझे एक पादरी फादर मिले। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम बड़े होके क्या करना चाहते हो? तो मैंने उनको यही कहा, फादर मैं बड़े होके ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि बच्चों की हेल्प कर सकूं, जो कैपेबल नहीं है उनको आगे बढ़ा सकूं, जिनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है उनकी हेल्प कर सकूं। तो उन फादर ने पता है मुझे क्या बात बोली, बेटा अगर दूसरों की हेल्प करना चाहते हो सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए पहले तुमको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को काबिल नहीं बना पाए तो दूसरों की मदद करने भी जाओगे ना, कोई मदद लेगा नहीं, आपका कोई विश्वास नहीं करेगा। सो सबसे पहली चीज, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा, आप बच्चे, सभी बच्चे लोग इस बात को मन में बैठो, आप कुछ भी करना चाहते हो ना बड़े होके, जो पलक ने क्वेश्चन पूछा बड़े होके क्या करें, तो उसका फाइनल आंसर है बड़े होके काबिल बनो। अगर अपने आप को काबिल नहीं बना पाए तो ना तो खुद को खुश रख पाओगे ना किसी और को खुश रख पाओगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है, आपको खुद को काबिल बनाने के लिए मेहनत करनी है। धन्यवाद सर मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। थैंक यू सर। अब हम हमारा अगला सवाल लेंगे शानम अख्तर से। शानम। Good evening, sir. Good evening, Shanam. My name is Shanam Akhtar and I live in Delhi. Sir, मेरा आपसे बहुत सिंपल पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सर, आजकल हम जैसे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हम लोग स्टडीज के साथ साथ गेम्स, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। पेरेंट्स को भी हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। टू मच प्रेशर। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम बच्चे किस तरह अपनी स्टडीज के साथ साथ अदर करिकुलम एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हैं? सर, प्लीज गाइड अस। शानम, आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले तो ये कि जो आपकी एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में सब में बहुत टैलेंट भरा हुआ होता है, क्योंकि आपको जो चीज सिखाई जाए आप बहुत तेजी से सीखना शुरू कर देते हो, और जिसमें इंटरेस्ट आ जाए तो फिर तो क्या कहना, आप उस चीज के अंदर एक्सपर्ट बन के ही दम लेते हो। तो सब बच्चों में होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारा एरिया छोटा होता जाता है। एक साथ जब हम कहीं छोटे थे तो 5 या 8 चीजों में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो 8 की 5 होती है चीजें, 3 होती हैं, 2 होती है, 1 होती है। और जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, अपनी जॉब करने लग जाते हैं, जैसे आपके टीचर जॉब करते हैं, मैं एक टीचर हूँ, आपके पापा कोई और जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो वो एक ही काम करते हैं या अपनी साइड बाय साइड कोई हॉबी पूरी करते हैं। लेकिन अब मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूं कि आपकी एज में, व्हाट यू सेड, टू मच प्रेशर, यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से देखता हूं इसको कि जब भी कोई एक काम हम करते हैं ना, किसी भी काम को आप करोगे तो आपकी बॉडी ट्रेन होती है। मेरी बात को सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात शानुम ने बोली है ये सब पे लागू होती है। आज अगर कोई भी काम मैं करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी राइटिंग खराब है, तो मैं बार बार अगर एक ही वर्ड को लिखना शुरू कर दूं तो उस वर्ड में मेरी राइटिंग सुधरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं उसी वर्ड पे कोशिश करते जा रहा हूं। तो मेरे दिमाग का वो हिस्सा जो उस वर्ड को लिख रहा है, जैसे ए फॉर एप्पल, बचपन में आपने भी किया होगा या भी करते होंगे कि टीचर क्या कहती है, ए फॉर एप्पल पूरे पेज के ऊपर 20 टाइम्स लिखो। 20 टाइम्स क्यों लिखवाती हैं? वो इसलिए कि एक ही चीज को बार बार करने से हमारा ब्रेन ट्रेन होना शुरू हो जाता है। और मैं हमारे स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, वहां तो एक्सट्रीम प्रेशर है।
मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग और मेडिकल कंपटीशन के सिलेक्शन के लिए, कि अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए कंपटीशन देना पड़ता है, जो 11th-12th में जाके उसकी तैयारी होती है। वहां तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो हम ये सिखाते हैं बच्चों को, एक ही काम बार बार करने से हमारा दिमाग उस पर ट्रेन हो जाता है और धीरे धीरे वो चीज हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। अब आप इस बात को ध्यान से समझो कि आप कोई भी काम बार बार करते रहोगे तो आदत में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है पहली बार करने में आपको उस काम में परेशानी हो। अब मैं आपको शानम यही कहना चाह रहा हूँ, जो आप पे टू मच प्रेशर होता है ना, इतनी सारी चीजें करनी है, पढ़ाई भी करनी है, क्या क्या करें। तो अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो प्रेशर आ रहा है ना आपके ऊपर, उस प्रेशर को बार बार आने दो और उस प्रेशर की आदत डालो। जब प्रेशर की आदत पड़ना शुरू हो जाएगी ना, तो आपको प्रेशर परेशानी नहीं करेगा। आपको लगेगा अच्छा भी ये भी करना है, अच्छा ठीक है आने दो, ये भी करना है आने दो, ये भी करना है आने दो, हमारी मर्जी है भाई, जितना करना है कर लेंगे, परेशान मत करो यार। पढ़ाई जो करनी है वो भी करेंगे, उसके बाद जितनी चीजें होंगी वो करेंगे, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है। पढ़ाई पहले खत्म जरूर करनी है, रोज का काम रोज, क्योंकि अगर बड़े होके काबिल बनना चाहते हो तो सबसे ज्यादा आपकी जो अभी पढ़ाई है वो काम आएगी। हाँ, 10th 11th 12th क्लास के बाद पढ़ाई के साथ में और भी बहुत चीजें होती हैं जो काम आती है, लेकिन अभी आपकी जब तक 9th 10th क्लास नहीं आ जाती तब तक आपके लिए पढ़ाई सबसे ऊपर होनी चाहिए। मगर मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि दिन भर बैठ के 8 घंटे पढ़ते रहो, 2 घंटे 3 घंटे, एग्जाम आता है तो 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर लो, उसके अलावा भी टाइम बहुत होता है। तो सबसे बड़ी जो आदत डालनी है, मैं नाम भूल गया, एक स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में डाला था कि सर टाइम मैनेज कैसे करें ये बताइए। ये भी एक आर्ट है, आपको आदत बनानी पड़ती है। दिन भर में 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 24 घंटे में हम ज्यादा 7 या 8 घंटे सो लेंगे तो बचे 16 घंटे। 16 घंटे में हम 5 या 6 घंटे स्कूल चल जाएंगे, बचे 10 घंटे। अब 10 घंटे में अब आप सोच लो, जब घर पे हो आने जाने का, स्कूल बस और ये टाइम भी 1 घंटा हटा दो तो 9 घंटे। 9 घंटे बहुत होता है। खाना खाने में, नहाने में, इन सब चीजों में भी 1 घंटा सारा मिला के हटा दो तो 8 घंटे तो फालतू पड़े हैं। 8 घंटे में से 2 3 4 घंटे डिपेंडिंग ऑन जितनी जरूरत है पढ़ाई करो। उसके अलावा जो आपके 5 घंटे पढ़े, वो 5 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। अब कई बच्चों को लगेगा हमारा तो टाइम ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने सामने घड़ी रखो और वेट करो, सिर्फ घड़ी को देखते रहो और ये वेट करो कि उसमें 5 मिनट कब खत्म होंगे। आप पागल हो जाओगे, 5 मिनट तक घड़ी को देख ही नहीं पाओगे, 5 मिनट कट ही नहीं रहे, वो टिक टिक करिए 5 मिनट कब हो और मैं उठूं, तब आपको समझ में आएगा 5 मिनट कितने भारी होते हैं। और हम तो बात करें आप सबके पास डेली के, मैंने सारा रूटीन काउंट कर लिया, पढ़ाई का भी टाइम हटा दिया 3-4 घंटे का, उसके बाद भी आपके पास 4 से 5 घंटे फ्री पड़े हुए हर दिन। और वो जो हर दिन के 5 घंटे आप कहाँ खराब कर रहे हो ये ढूंढो। तो जो शानम ने पूछा ना प्रेशर, वो प्रेशर गायब होके भाग जाएगा। 5 घंटे का तो काम ही नहीं आता आपके पास। बात समझ में आई शानम बेटा? सर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। सर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब भी मैं अनुलोम विलोम करती हूँ सुबह में, ये वाला जब मैं योगा करती हूँ तो उस समय मैं भी देखती हूँ कि 10 मिनट कब हुए, तो अनुलोम विलोम करते समय भी ऐसा लगता है जैसे कितने घंटे इंतजार कर लिया, बस 10 मिनट मेरे लिए भारी हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो टाइम इतना आसानी से नहीं कटता, लेकिन जब आप टाइम को वेस्ट करना शुरू करोगे तो वो दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी पावर हमारे लिए यही है कि इस चीज को हम कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेज करना। और जो प्रेशर है, प्रेशर तो ये टाइम मैनेज होते ही भाग जाता है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर एक साथ कर दिए। टाइम मैनेज करने का क्वेश्चन किसने पूछा था मुझे नाम याद नहीं है। लुबना, हम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं अभी बेटा। यस सर। तो वेलकम बेटा, बहुत अच्छे से समझाया। वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू। हमारा अगला सवाल लेंगे माही जैन से। माही। नमस्कार सर, मैं माही जैन कुशलगढ़ से। सर मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरा सब्जेक्ट साइंस बायो है। सर अभी एग्जाम्स का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है, सेमेस्टर सिस्टम हो गया है और टर्म 1 में MCQ बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। तो सर अब इसकी तैयारी कैसे की जाए? आप अपने इंस्टीट्यूट में कैसे करवा रहे हैं इसकी तैयारी? और सर क्या पेपर्स 35 मार्क्स के ही होंगे, जैसे टर्म 1 में 35 मार्क्स एंड टर्म 2 में 35, इट मीन्स टोटल 70 एंड अदर मार्क्स वाइवा और प्रैक्टिकल्स के होंगे? माही, आपका क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है और इस क्वेश्चन का मैं कई बच्चों को पहले भी जवाब दे चुका हूं। अभी फिर यहाँ पे मैं जवाब देना चाहूंगा। 1 मिनट, पहले मैं आपका नाम लिख लेता हूं क्योंकि
मुझे कहा गया था जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे उनका मुझे नाम भी लिखना है, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस किस ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी है। सो माही, आपने पूछा 12th क्लास में टर्म 1, तो मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी बच्चे अभी यहाँ पे हमारी बात सुन रहे हैं ना, सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ 12th के लिए नहीं है, 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के अंदर यही चीज होने वाली है। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, कई बच्चों को लगता है, इवन टीचर्स भी कहते हैं बेटा पैटर्न पूरा चेंज हो गया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले समझो पैटर्न में जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या कहती है। वो ये कहती है जो टर्म 1 का एमसीक्यू पेपर होगा ना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके केस बेस्ड होंगे। केस बेस्ड का मतलब एक आपके सामने सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन में आपको ये जज करना है कि अब एक स्थिति दी हुई है और इस स्थिति के बाद क्या होने वाला है। जैसे एक पत्थर है, पत्थर के नीचे अगर हम लैंप लगा देते हैं तो वो हीटअप होना शुरू होता है, तो पत्थर गर्म होना शुरू होगा, तो लैंप जो है वो क्या होगा, वो तो एक पत्थर के कोने पे उसको गर्म करेगा। चलो इसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए इस बात को। जो भी बच्चे 9 से 12th में, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ये चीज, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। देखो, अगर हम बात करें, सब बच्चे जो मेरा वीडियो है इसको पिन कर सकते हैं। अगर आप पिन कर देंगे तो मेरा वीडियो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको कोई और दिखाई नहीं देगा। मेरे वाले विंडो के ऊपर आके पिन कर लीजिए। सब लोगों ने मेरा वीडियो फुल स्क्रीन कर लिया है? यस सर। यस सर। पिन कर लेंगे तो आपको मेरा वीडियो फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा। यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए, Yes, मैं ये बता रहा हूँ, अगर मान लो ये एक बड़ी पत्थर है या चट्टान है, इस चट्टान को एक तरफ मैंने क्या किया, एक बर्नर लगा दिया। जैसे केमिस्ट्री लैब में होते हैं ना बर्नर्स, गैस है और यहां से ये फ्लेम है, तो थोड़ा फ्लेम का फॉर्मेट भी दे देते हैं। इस तरह की ये फ्लेम है। अब हमने जब ये बर्नर चालू किया तो क्या होगा, इस पत्थर के ये वाले भाग का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये वाला भाग इस वाले भाग से जुड़ा हुआ है तो ये इसको हीट देगा और इसको गर्म करेगा, तो यहां पे क्या होगा, ये गर्म होना शुरू होगा। लेकिन ये धीरे गर्म होगा और ये तेज गर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है तो यहाँ पे बहुत तेजी से हीट आ रही है, लेकिन इधर वाला जो भाग है, इस भाग में हीट इससे जा रही है, क्योंकि ये गर्म है और ये ठंडा है। तो आप सब जानते हैं हीट गर्म एरिया से ठंडे एरिया की तरफ चलती है। सो क्या हो रहा है, अब इसके ऊपर ये एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ये भाग ए है, ये भाग बी है, यहाँ पे हमने बर्नर रखा हुआ है, और क्वेश्चन एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाएगा, कौन से वाले भाग में गर्मी तेजी से बढ़ेगी। तो अब आप क्या आंसर दोगे, ए या बी? ए। सभी ए ही देंगे, क्योंकि मैंने तो एक्सप्लेन कर ए। मैंने तो क्या किया बेटा, आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होगा, पत्थर है, यहाँ पे बर्नर है, ये भाग ए है, ये भाग बी है, और क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा वाला भाग तेजी से गर्म होगा। तो आंसर देंगे ए, क्योंकि पता है यहाँ बर्नर है तो ये तेजी से होगा। तो ऐसी एक फिजिकल सिचुएशन आपको दी जाएगी, और सिचुएशन को देख के अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, गर्म भाग से ठंडे भाग की तरफ जाती है। जब आप इन चीजों को समझ लोगे अपनी बुक में से, तो क्वेश्चन किसी भी तरह के आ जाए आप खुद सॉल्व कर दोगे। लेकिन एक चीज जो तय है, कई जगह टीचर्स इसको कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आने वाले हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आने वाले हैं वो इसलिए कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके देखे हुए नहीं होंगे। अगर आप अपनी बुक में से चीजों को रट लेते हो कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो अब आप एग्जाम में बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए। अब पढ़ाई आपको पूरे चैप्टर की ढंग से करनी है। भाई चैप्टर में से हमको तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऊष्मा का चैप्टर था, हीट का चैप्टर था। अब मुझे नहीं पता बच्चे हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, मैं तो कह रहा हूँ हीट वाला चैप्टर था, हिंदी में ऊष्मा का चैप्टर था। आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हम क्वेश्चन में अपना दिमाग लगा के आंसर निकाल लेंगे, तो ये तो बल्कि इजी हो गया, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। तो जो माही ने क्वेश्चन पूछा ना 12th में, बेटा आपके भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके पास साइंस बायोलॉजी है, तो आप ये मान के चलो जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना
वो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाले हैं, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया। मैंने तो एक बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको समझाया, लेकिन केस बेस्ड एग्जांपल्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे। अगर इनको ढंग से स्टडी करते हो तो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपके टर्म 1 के आप चाहे किसी भी क्लास में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आप 12th में हो, आपके स्कूल में लगभग दिसंबर में होंगे एग्जाम, तो अभी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हैं, नवंबर में भी होते हैं तो अगस्त भी आधा पड़ा, 2-2.5 महीने मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन ईमानदारी से आपको अपनी जो बुक्स हैं उन बुक्स की रीडिंग प्रॉपर करनी है, अंडरलाइन करते हुए, चैप्टर्स को करते हुए। और जो मैंने अभी समझा, ये 9, 10, 11, 12 चारों साल के बच्चों के लिए जरूरी है ये चीज, ये सिर्फ 12th के लिए नहीं है। सो माही, आपको मेरी बात समझ में आ गई? पढ़ाई करने का तरीका क्या रहेगा? जी सर। तो बस अभी हमको रटना नहीं है चीजों को। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, आपकी जो भी बोर्ड की बुक्स हैं, जिस भी बोर्ड के, उनकी रीडिंग अच्छे से लेके अपने नोट्स बना के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है? ओके, आगे बढ़े लुबना, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा हम सवाल लेंगे हमारा लक्ष्य जैन से। हाँ, लक्ष्य जैन कहाँ पे है? सर मेरा नाम हाँ, लक्ष्य जैन है, मैं सुजानगढ़ चूरू से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर आज बच्चे टीवी पर कार्टून देखकर अपने आप को सुपरमैन की कल्पना के संसार के अंदर में घुस गए हैं। इस आवरण के पीछे अभिभावक विद्यालयों की दृष्टि नहीं पड़ पाती है कि बच्चे आगे इस वैज्ञानिक युग में क्या करना चाहते हैं। तो क्या बच्चों को कार्टून वगैरह देखना छोड़ देना चाहिए? लक्ष्य, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा बेटा भी छोटा सा है, घर में वो भी कार्टून देखता है। कार्टून जैसे डोरेमोन देख लिए, मोटू पतलू देख लिए। सो हमने कभी उसको रोका नहीं। और सब बच्चों के मन में है कि जब कार्टून देखते हैं हम, तो अपने आप के अंदर हम वो सुपर पावर्स इमेजिन करते हैं, हम भी ये कर सकते हो, कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ी देर पहले मैंने भी ये बोला था कि हम दिन में जागते हुए सपने देखते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो उन सारी चीजों से क्या होता है, मन में एक जिज्ञासा बनने लगती है कि करना है, कुछ करके दिखाना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं पहले से ही दे चुका हूं, जिसमें मैंने कहा था जब सपने देखे हैं तो उसको पूरा करने की हिम्मत भी बनानी पड़ेगी। सपने पूरे करने के लिए आंसर मैंने आपको बताया, जो मैंने अपने सफर की बात की उसी में आंसर था कि सबसे पहले अगर आपने सुपरमैन अपने आप को इमेजिन किया है, अपने आप को सुपरमैन की तरह सोचा है, तो सबसे पहली चीज जमीन पर रहना चाहिए। मैंने कहा था ज्ञान को ऊपर उठने दो, पैर जमीन पे रखो। दूसरी चीज, अब सुपरमैन की तरह अपने आप को सोच रहे हो तो भाई सुपरमैन बन के ही दिखाना है हमको। तो अगर बन के दिखाना है तो काबिल बनना है। काबिल बनने के लिए अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से लेना है। कई बार हमको लगता है पढ़ने में मन नहीं है, ये क्या सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ के क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज, ये जो चीजें आप पढ़ते हो ना, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके दिमाग के कई विंडोज को ओपन करता है, दिमाग की कई खिड़कियों को खोलता है और आपके दिमाग की स्किल्स डेवलप होती है। कोई जरूरी नहीं है आप लाइफ में आगे मैथ्स की जॉब करो इसलिए अभी मैथ्स पढ़ रहे हो। कई बच्चे कहते हैं मुझे तो मैथ्स अच्छी नहीं लगती, तो मैं मैथ्स वाली जॉब ही नहीं लूंगा, तो मैं अभी मैथ्स क्यों पढ़ूं। मैथ्स आपको इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही है कि आप मैथ्स से रिलेटेड कोई जॉब करो। मैथ्स इसलिए पढ़ाई जाते हैं कि आप बेसिक एनालिटिकल थिंकिंग, आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ दिमाग के टिश्यूज ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। तो जब आप कैलकुलेशंस में घुसते हो तो उतना दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, और एक बार दिमाग पूरा खुल जाएगा तो आप सुपरमैन से भी ऊपर चल जाओगे। सुपरमैन में नया क्या है, उसके दिमाग की ताकत इतनी होती है कि वो दिमाग की ताकत से उड़ सकता है, अपना वेट कम करके हवा में जा सकता है, अपने दिमाग की ताकत से अपने बाजुओं में वो ताकत ला सकता है कि वो किसी बड़े से बड़े पहाड़ को ढेर कर दे। तो जो कुछ भी सुपरमैन कर सकता है वो दिमाग की ताकत से कर सकता है। तो दिमाग की ताकत को बनाने के लिए दिमाग के पोल्स को खोलना पड़ेगा, वो खोलने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। तो अगर कुछ भी हासिल करना है तो तपस्या करनी पड़ती है, और वो तपस्या हमारी एज के अंदर ये पढ़ाई है जिसको आप तरीके से अगर करोगे बेसिक लेवल पे, जो अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है उसको इतना करो कि हम क्वालिफाई करते हुए आगे चले, जो अच्छा लगता है उस पर जान लगाओ। लेकिन किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको उसको बढ़ाने के लिए जोर लगाना है, क्योंकि दिमाग का कोई ना कोई पुर्जा ढीला पड़ा हुआ है, उस पुर्जे को तेज करना है।
सो सबसे बड़ी चीज ये सुपरमैन बन के देखना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को वैसी सुपर पावर में डेवलप करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से पूरे काम नहीं होता, वो पूरे नहीं होते। और सपने देखोगे नहीं तो पूरा किसको करोगे? क्यों लक्ष्य, बात समझ में आई बेटा? यस सर, अच्छे से समझ आ गई। थैंक यू सर। बिल्कुल, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लुबना जी। तो अब हम हमारा अगला सवाल लेंगे रौनक जैन से, जो कब से इंतजार कर रहे थे। क्या रोनित? सर मैं रौनक जैन आज आपसे ये सवाल पूछता हूँ, साइंस हमेशा से ही मुश्किल आसान रही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग कुछ भी हो साइंस बोलते हैं, कि कुछ भी हुआ साइंस का है, ये किया कराया। दोबारा बोलो बेटा क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। सर मैं साइंस हमेशा से ही मुश्किल आसान रही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग कुछ भी, अगर कोई साइंस से रिलेटेड हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो वो बोल देते हैं कि साइंस क्या किया कराया है ये सब। अच्छा ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पहले बोल देता हूं ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो हर कोई कहता है कि ये साइंस का किया धरा है, भले उसमें साइंस हो या ना हो। तो मैं इसका एक बहुत अच्छा सा और बहुत प्यारा सा आंसर देना चाहूंगा इस क्वेश्चन का, कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। ये भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन से बताना चाहूंगा तो आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। माइक सब लोग अपना ऑफ कर दीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब होंगे सब लोग, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड रहता है। इसलिए देखो, जब हम साइंस की बात करते हैं ना, साइंस के साथ एक और चीज होती है जो डायरेक्टली लगी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं लॉजिक। तो लॉजिक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लॉजिक को अगर हिंदी में बात करें तो कारण, किसी भी चीज का कारण क्या है। तो टाइम के साथ पता है क्या हो गया है, किसी भी चीज के जब हम कारण पे जाते हैं या उसका लॉजिक ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे मैं आपको बताऊं 4 + 4 = 8, ये बताओ साइंस है या मैथ्स है? सब जानते हैं मैथ्स है, इसमें साइंस तो कुछ है ही नहीं। अब कोई आके पूछेगा भाई 4 + 4 8 ही क्यों? नहीं क्यों नहीं भाई? 4 + 8 8 ही क्यों, 9 क्यों नहीं? अगर इसका कारण पूछ रहे हैं, मतलब भाई क्या लॉजिक है कि 4 + 4 8 ही क्यों है? तो क्या होता है इन दिस सिचुएशन, हम फिर समझाते हैं। छोटे बच्चे आप सब लोग देख चुके हो, 4 मतलब 1 2 3 4 4 चीजें रख दी, फिर इसके आगे 4 और, तो 1 2 3 4 4 और रख दी। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है तो ये 8 हो गई। तो हमने डेमोन्स्ट्रेट करके समझा दिया 4 और 4 8 होता है, नो नहीं होता। ये मैंने क्या समझाया, ये यहाँ पे लॉजिक समझाया मैंने। या इसको ये कहा जाता है, जब भी किसी चीज के पीछे लॉजिक की बात होती है ना, उसको हम कहते हैं साइंस है। साइंस इज अ टर्म विच इज नोन एज लॉजिक। आपको एक बात बताऊं, बहुत छोटी छोटी चीजें जहां पे साइंस है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज कोविड की फर्स्ट वेव आई, मैं बार बार कोविड का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि जितने बच्चे यहाँ पे वो अपने आप को सतर्क कर लें और अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन सब लोगों को सतर्क रखें कि हमको अब थर्ड वेव को आने ही नहीं देना है किसी भी हालत के अंदर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कोविड की वेव आई तो लोगों ने कहा कोविड में ऐसा है क्या, तो फिर ये पता चला कोविड हाथ लगाने से फैलता है और किसी सरफेस पे रहेगा तो थोड़ी देर में मर जाता है। तो ये क्या मिला, कोविड के पीछे का लॉजिक मिला। अब ये लॉजिक में एक्चुअली साइंस कुछ नहीं है, साइंस उसके अंदर है, बायोलॉजी उसके अंदर है कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों है, लेकिन ये जो लॉजिक है ना, इस लॉजिक को हम कहते हैं कोविड के पीछे की साइंस। हम लोगों की आदत बन गई है, साइंस का दो पार्ट होते हैं साइंस के, एक होता है रिसर्च, एक होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब पहले से की गई रिसर्च को और रिसर्च करके बड़ा बनाना। रिसर्च मतलब नया, रिसर्च का मतलब हो गया आविष्कार। और कोई आविष्कारिक चीज को एक नए आविष्कार से जोड़ के और बड़ा करना डेवलपमेंट होता है उसका, क्योंकि वो नई नहीं है चीज, वो पहले से बनी हुई थी, उसको हमने और बड़ा कर दिया। लेकिन इन दोनों चीजों में आप कहीं भी चले जाएं तो इनके जो लॉजिक होते हैं ना, उन लॉजिक को साइंस का ही नाम दिया जाता है। हर जगह पे
कोई भी चीज आपके सामने आएगी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, जैसे मैंने समझाया 4+8 क्यों 9 क्यों नहीं, इसके पीछे की साइंस ये है। साइंस का मतलब मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये 4+4 8 है, उसकी साइंस ही है। साइंस का मतलब लॉजिक, लॉजिक हिंदी में कारण भी बोल दिया मैंने। तो जो रौनक ने क्वेश्चन पूछा ना कि साइंस मुश्किल आसान है, आसान और मुश्किल की हम कभी बात नहीं करते। एज अ टीचर मैं कभी बात नहीं करता, क्योंकि एक चीज को बार बार करते रहो वो आदत में आ जाएगी, आसान हो जाएगी। पहली बार कर रहे हो तो मुश्किल है, इसलिए हर चीज को मुश्किल आसान बोला जाता है। अगर किसी चीज को 1 या 2 बार करोगे, पहली बार तो मुश्किल लगेगी, लेकिन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आपकी बॉडी ट्रेन हो गई, दिमाग के टिश्यूज डेवलप हो गए, तो उसके बाद वो चीज आसान लगने लगेगी, इसलिए उसको मुश्किल आसान कहते हैं। लेकिन हर चीज के पीछे जो कारण होता है ना, उस कारण को उसके लॉजिक से कहा जाता है। और ये सालों से, बहुत मतलब प्राचीन काल से इस चीज को साइंस या विज्ञान का नाम दिया गया। विज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रिसर्च डेवलपमेंट। किसी भी चीज के पीछे जो कारण होता है ना, उस कारण को हम उसके पीछे का विज्ञान कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब कहीं बात करेंगे कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, भूत प्रेत कहाँ से होंगे यार सर, आज के जमाने में भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा घोरी बाबा नहीं भूत प्रेत होता है, तो उसके पीछे का विज्ञान बताएगा। और उसके पीछे एक्चुअली आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली साइंस नहीं है, ये वो साइंस है जिसको हम कहते हैं कारण। किसी भी चीज के अंदर डीप डाइव करना, किसी भी चीज के अंदर घुसना और उसका रीजन ढूंढना है, कारण ढूंढना है, इसको हम साइंस का नाम देते हैं। ये बात समझनी है। रोनित, आपको बात समझ में आ गई क्यों लोग कहते हैं कि कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे? जी सर, आपने बड़े अच्छे और प्यारे तरीके से मुझे समझा, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बेटा। अपने पास टाइम कम है लुबना, हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सर टाइम तो है और के सवाल, हमारे साथियों के सवाल ज्यादा, तो क्या हम एक साथ 3 सवाल ले सकते हैं? आप बिल्कुल ले लीजिए 3 सवाल। ठीक है, तो हम पहला सवाल लेंगे मनीष ढाका से। मनीष। सर आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार मनीष। मैं मनीष ढाका राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मैं कक्षा 9th का छात्र हूँ। मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया मुझे इतना प्यार, अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया मुझे इतना प्यार, आप सभी को इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी बहुत को बहुत धन्यवाद। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि सर मेरा मानना है कि भारत के ही छात्रों ने विज्ञान का विषय लेकर बहुत चीजों की खोज की है, लिविंग थिंग्स में भी और नॉन लिविंग थिंग्स में भी। वे पढ़ाई तो भारत में ही करते हैं, लेकिन जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वे विदेशी कंपनियों में काम करते हैं। क्यों वे भारत में रहकर क्यों काम नहीं करते हैं सर? मनीष, आपने क्वेश्चन जो पूछा इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, कि हमने भारत में रह के यहीं पे अपनी जड़ें यहीं पे रखी और पढ़ाई की, मेहनत करी, सिलेक्शन हो गया, आगे बढ़ गए और कई गुना आगे हम चले गए। तो इस लेवल पे क्या होता है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे मन में क्या होता है, कई तरीके की फीलिंग्स और भावना डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि आप अपनी नॉलेज और ज्ञान को आगे बढ़ाना शुरू कीजिए, अपने पैरों को पूरी तरह से जमीन पे रखिए। लेकिन क्या होता है, जो बच्चे नई चीजों में जाना शुरू होते हैं वो पैरों से भी हवा में उठना शुरू हो जाते हैं और फिर लालच मन में आता है, हम इतना पैसा कमा लें तो ये कर लेंगे, इतना पैसा कमा लें तो ये कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली इस लेवल की चीजें डेवलप होती नहीं है। और टाइम के साथ क्या होता है, आप अपने ही कुकून में, कुकून मतलब अपने शेल में, या ये कहे अपने ही चारों तरफ के एक छोटे से वातावरण में कैद होते चले जाते हैं। और जब आप इंडिया के बाहर चले जाते हैं तो वहां पे, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है, तो वहां पे आप उसी तरह की दुनिया में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और आपकी आदत बनना शुरू हो जाती है। जो शानुम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रेशर को कैसे दूर करें, और मैंने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया था कि प्रेशर की आदत डालना शुरू कर दो। अगर आप प्रेशर, या जिसको हमें स्ट्रेस कहते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस की अगर आदत डालना शुरू कर देंगे तो स्ट्रेस कभी परेशान नहीं करेगा आपको। और अगर स्ट्रेस आपको मुश्किल में रखता है, इसका मतलब आप आदत डालना नहीं चाहते हैं और उससे दूर भागना चाहते हैं। और यही नतीजा होता है ब्रेन ड्रेन के साथ। जो बच्चे बाहर जाते हैं, विदेशी कंपनियों को ज्वाइन करते हैं, वो वहीं की आदत में चलते चले जाते हैं और फिर वहां से बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि
जो रिद्धि ने क्वेश्चन पूछा था गवर्नेंस से, मैंने जिसका आंसर दिया था, आप सब लोगों को यही ध्यान रखना चाहिए कि पहली चीज तो हम लाइफ में कुछ भी करेंगे तो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। पैसा चाहे कम मिले ज्यादा मिले इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको कोशिश ये करनी है कि हमको ऐसा कुछ करना है कि हमारे बाद जो स्टूडेंट आएंगे, अगर मैं 12th में आ गया हूँ तो 9th वाले स्टूडेंट, मैं कॉलेज में आ गया हूँ तो स्कूल वाले स्टूडेंट, मैं 5th में हूँ तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट, उन स्टूडेंट को मैं ये बता सकूं जिनका मैं सीनियर हूं कि बेटा आपको मेहनत करके वही भावना के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। सो आपकी जो बात है ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस लेवल तक जाने से हमको पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको रोकना होगा। अदरवाइज हमारे देश को इतने सालों में जो तरक्की मिली है, ये तरक्की शायद इससे आधे सालों में मिल जाती है अगर हम ब्रेन ड्रेन को रोक पाते तो। और आने वाले टाइम में अगर हम सबने ठान लिया और रोकने की कोशिश कर ली तो आप ये मान के चलो हमारा देश हर साल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करेगा, यानी एक साल डबल होगा, दूसरे साल तरक्की 4 गुना होगी, फिर 8 गुना होगी, फिर 16 गुना होगी, इस तरीके से अपन चलेंगे। क्लियर है मनीष आपको? यस जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत प्रयास करूंगा ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू मनीष। और मैं चाहूंगा आप बाकी सबको भी समझाओ कि इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करना है हमें। जी सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल। हाँ लेकिन अपना टाइम भी खत्म हो गया, अभी कोई और क्वेश्चन लेना चाहेंगे या हम खत्म करें और मैं बताऊं किस स्टूडेंट को हम लीडर बनाना चाहते हैं? सवाल और लेंगे हमारे साथियों के, तो वो 3 साथी हैं, काबिल गाडिया, ललिता बबल और पलक चौधरी। ठीक है, तो आखिरी 3 सवाल लेते हैं अपन, आप शुरू करें। नमस्कार सर, मेरा नाम काव्य गाडिया और मैं कुशलगढ़ से हूँ। सर मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि जो आप अपने इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल्स देते हैं पढ़ने के लिए, वो ज्यादा कारागार है या सेल्फ नोट ज्यादा कारागार है? लास्ट क्या बोला आपने बेटा? आपका वॉइस कट गया था, दोबारा बोलिए। सर जो आप अपने इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल्स देते हैं वो ज्यादा कारागार है या फिर सेल्फ नोट ज्यादा कारागार है? बेटा 2 अलग अलग चीजें हैं, मॉड्यूल्स और जो नोट्स आप बात कर रहे हो ना। हम हमारे इंस्टीट्यूट में जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाई शुरू करवाने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ओरिएंटेशन लेते हैं। ओरिएंटेशन में स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है, और पढ़ाई करनी कैसे है में सबसे पहले ये समझाते हैं कि सेल्फ नोट्स कैसे बनाने हैं। तो हम स्टूडेंट को कहते हैं जब भी आप कोई क्लास अटेंड करोगे तो क्लास अटेंड करने के साथ नोट्स बनाने, जिनको हम कहते हैं क्लास नोट्स। और क्लास खत्म होने के बाद जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है, जिसको आपने मॉड्यूल नाम दिया, या आपके पास जो भी बुक्स हैं, आपको हमेशा बुक्स और स्टडी मटेरियल या मॉड्यूल्स को खोलना है और वो जगह ढूंढनी है जो चीज आज टीचर ने क्लास में पढ़ाई। अब टीचर की पढ़ाई हुई चीज, अपनी बुक और मॉड्यूल, इन तीनों को मिला के आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बुक ज्यादा कारगर है, नोट्स ज्यादा कारगर हैं या मॉड्यूल ज्यादा कारगर है। नोट्स हमारा सबसे बड़ा एसेट होते हैं, क्योंकि नोट्स से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। लेकिन नोट्स बनते कहाँ से? नोट्स 3 जगहों से बनेंगे। आपने क्लास में बैठ के क्या कॉपी किया है, बुक के अंदर क्या लिखा है और मॉड्यूल में क्या लिखा है। जब आप इन 3 चीजों को मिला के अपने नोट्स बनाएंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, मॉड्यूल की भी अच्छी चीजें अपने नोट्स में आ गई, बुक की भी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई और क्लास की भी चीजें नोट्स में आ गई। तो अब ये जो नोट्स बने हैं ना, ये सुपर सेट है। तो नोट्स से ही हमारी सारी पढ़ाई होगी और नोट्स से ही हम फाइनल एग्जाम को फाइट करेंगे। लेकिन अगर मॉड्यूल नहीं होता तो नोट्स उतने अच्छे नहीं बनते, एनसीईआरटी बुक नहीं होती तो नोट्स उतने अच्छे नहीं बनते, अगर टीचर क्लास में नहीं पढ़ाता तो आपके नोट्स उतने अच्छे नहीं बनते। सो मैं फिर से वही बात करता हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझाता हूँ आपको इस बात को, सभी बच्चे, क्योंकि आज नहीं तो कल आप जब भी इस चीज की तरफ जाएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्लास चाहे स्कूल की हो, इंस्टीट्यूट की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्लास, दूसरी चीज आपकी बुक्स, और तीसरी चीज आपके मॉड्यूल्स। इन तीनों चीजों को मिला के आप क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, जिनको हम कहते हैं सेल्फ नोट्स। जब ये सेल्फ नोट्स बनेंगे ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक भी चीज मिस हो गई तो आपके सेल्फ नोट्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। सो आपको देखो बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। प्रैक्टिकली कहूं तो आपके क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती थी जो मैंने ठीक कर दी। आपने क्या किया था, आपने मॉड्यूल को नोट्स को कंपेयर किया, जबकि मॉड्यूल, बुक्स और क्लास मिलके क्या होता है, नोट्स बनाए जाते हैं। क्लियर है बेटा आपको? ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी।
सर क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? नमस्कार सर, हाँ नमस्कार बेटा। मेरा नाम ललिता बाबल है, मैं नागौर जिले से हूँ। हाँ बताइए ललिता। मैं साइंस बायो की स्टूडेंट हूँ। सर मैं साइंस पर कुछ बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बोलिए आदि बेटा। मानव सा बनकर रह जाता ये संसार, विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान। समुंदर से उठाकर अंतरिक्ष ले आया ये ज्ञान, विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान। एक समय ऐसा भी था जब चारों ओर अंधेरा था, दीपक को जलाकर लोगों ने वो कठिन समय गुजारा था। फिर थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, रोशनी की चमकीली चादर पूरी धरती को उड़ा दिया। अंधेरे से ढका था यह संसार, विज्ञान से मिली हमको एक नई पहचान। बहुत बढ़िया बेटा। अगर हम वैज्ञानिकों के परिचय को पढ़ते हैं तो वे मूल भारतीय होते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। क्या हमारे भारत में ऐसे संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं कि वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च, प्रैक्टिकल शोध आदि कर सके? हमारा भारत साइंस में अग्रणी होते हुए भी पीछे हट जाता है। ललिता बेटा आपकी बात को मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा। जब हम एक तरफ बात करते हैं ना कि विज्ञान में अग्रणी होते हुए हम पीछे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विज्ञान में हम बात करें तो हर स्टूडेंट आगे बढ़ना चाहता है और आगे भी होता है, लेकिन जो आप रिसोर्स की बात कर रहे हो ना, संसाधन और सुविधाएं, वो संसाधन सुविधाएं तो सेकेंडरी है, सबसे पहले होती है हमारे मन में कितनी इच्छा है। तो जो अभी मनीष ने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने भी बात वही करी है कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट स्कॉलर होते हैं, विज्ञान में मूल रूप से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर विदेश में चले जाते हैं और वहां पे रिसर्च करते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क यही है कि हमको सबसे पहले तो ब्रेन ड्रेन रोकना होगा और अपने आप को संभालना होगा। अगर मन में पैसों का लालच आएगा तो आप बाहर जाओगे। कि हमारा देश एक लेवल पे अब वैसा गरीब देश नहीं रहा है। अगर यहाँ पे आप मेहनत करोगे तो यहाँ पे विदेशों से भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और मैं नहीं कहता कि पैसा कमाना गलत है या बुरा है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए कि हम पैसा कमाना जानते हैं। हम सिर्फ नौकरी करना जानते हैं, जॉब बड़ी मिल गई है इसलिए हम दूसरी जगह चले जाते हैं, वो चीजें ठीक नहीं है। हमारे देश में भी इससे बड़ी चीजें हैं। तो मन में एक वो फैक्टर रखना पड़ेगा कि ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, लेकिन अगर धैर्य है, धीरज है, तो आप ये मान के चलिए जिस विज्ञान की ताकत से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर बच्चों ने बाहर जाना बंद कर दिया तो यहीं पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो तरक्की होगी वो कई गुना ज्यादा होगी, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना और कई गुना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। और आपको भी पूरी कोशिश करनी है, ना सिर्फ खुद के लिए, अपने चारों तरफ या अपने आने वाली जनरेशन के लिए। आपको ब्रेन ड्रेन के अगेंस्ट आवाज उठानी पड़ेगी कि बच्चों को हम रोक सकें और धीरज से काम करना, मेहनत करना सिखा सकें। ठीक है ललिता? फाइन। हाँ लुबना, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं अपन। अब इससे ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है, हम कंक्लूड करेंगे इस लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो लास्ट सवाल ललिता आप में आज जरूर देना ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए। पूछ ले। क्या मैं पूछ सकती हूँ? बेटा सब लोग माइक को ऑफ कर दीजिए। गवर्नेंस फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग माइक को ऑफ कर दीजिए। लुबना को नाम लेने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन लेंगे? तो हम हमारा अगला सवाल लेंगे, जो कि हमारा अंतिम सवाल होगा, वो हम लेंगे हमारी साथी लवन्या राठौर से। बिल्कुल लवन्या राठौर। सर मैं नमस्कार सर, मैं लावण्या राठौर जयपुर के MGPS स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं 2nd क्लास में पढ़ती हूँ। सर मेरा आपसे यह प्रश्न है कि साइंस टीचर के रूप में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? दोबारा पूछिए अपना क्वेश्चन। साइंस टीचर के रूप में आपने क्या पूछा? साइंस टीचर के रूप में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी स्टैंड क्या है? हाँ। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं बेटा तो मेरी सबसे बड़ी स्टैंड यही है, क्योंकि एक टीचर हूं और मैं स्टूडेंट्स को, मैंने आपको बताया था, इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की कोशिश करता हूं। तो मेरी एक सबसे बड़ी स्टैंड यही रहती है स्टूडेंट्स को, जहां से मैंने आज की जो हमारा सेशन है शुरुआत करी थी, मैं बच्चों को यही बताता हूं, किसी भी कॉलेज में सेलेक्ट हो जाओ, आप दुनिया में कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन अपनी जमीन से जुड़े रहना और खुश रहना। और खुश रहने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? जिन मम्मी पापा ने आपको बचपन से बड़ा किया,
आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इतना काबिल बनाया कि आप तैयारी कर सको और बड़े बड़े कॉलेजेस में जा सको। तो घूम फिर के आप दुनिया को घूमो, दुनिया को देखो और घूम के वापस अपने मम्मी पापा के पास आ जाओ और मम्मी पापा के साथ, उन्हीं के साथ रह के इतना काबिल बनो कि उनको खुशियां दे सको और अपने आप को खुश रख सको। और वो तभी कर पाओगे जब आप में इतनी काबिलियत होगी कि जहां आप खड़े हो वहीं से आपका करियर शुरू हो जाए। तो मेरा स्टैंड सभी बच्चों के लिए यही रहेगा कि सभी बच्चे इतने काबिल बने कि वो जहां पे भी रहें वहीं से वो अपने रास्ते बना सके, अपना करियर बना सके और लाइफ में बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हैं। लुबना, आप कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट लीडर के बारे में? यस, तो आपको जिसके सवाल ने ज्यादा प्रभावित करा है उसको हम आज का लीडर घोषित करेंगे सर। मैं नाम लेना चाहूंगा शानुम का, क्योंकि शानुम ने एक ऐसी बात बोली है जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं, प्रेशर और स्ट्रेस की इतनी सारी चीजें हैं। और ये सिर्फ सारी चीजें नहीं है, जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं, 5th क्लास से 9th क्लास, 9th क्लास से 12th क्लास, तो चीजें तो कम हो जाती हैं लेकिन सब्जेक्ट इतने टफ हो जाते हैं। हमारे एक जो व्यूअर है माही, या जिस भी स्टूडेंट ने एक और कहा था कि आप भी साइंस बायो के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर हो गए, यानी मल्टीपल चीजों की वजह से आपके अंदर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं कि आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, और शानम ने एक और बात कही, रोज सुबह वो 10 मिनट अनुलोम विलोम करती हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जो कि आपके स्ट्रेस को बस करता है। अगर सुबह 10 से 15 मिनट भी आप योगा को देते हैं, अपने शरीर को देते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है, ऐसा गिफ्ट है हमारी बॉडी के लिए कि हम अपने आप को पूरी तरह से काबिल बना सकते हैं। और यही एक तरीका है, अगर आपने अपनी बॉडी को फिट रखा और अपने दिमाग को स्ट्रेस से दूर कर दिया मतलब आपको स्ट्रेस परेशान नहीं कर रहा है, स्ट्रेस से भागना नहीं है। दूर करने का मतलब है खूब सारी चीजें भी आ जाएं तो आप भाई ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, हमको तो परेशानी होती नहीं, हम तो सब कर देंगे बड़े आराम से, बड़े प्यार से। इसको हम कहते हैं कि हम स्ट्रेस से दूर हो गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज, अगर आप स्ट्रेस को दूर कर लेते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो आप ना सिर्फ इतने काबिल बनेंगे कि अपने आप को संभाल सकें, अपने परिवार को संभाल सकें, बल्कि पूरे देश को भी संभाल पाएंगे और ऐसे लोग बिल्ड कर पाएंगे जो इस पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे। सो मैं शानुम को ही आज के सेशन के लीडर के रूप में नाम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच शानम। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे लीडर अनाउंस किया। थैंक यू बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। क्या आपको डिजिटल बाल मेला में आके कैसा लगा? बेटा मैंने पहले ही बताया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद भी ऐसी ही जगह से बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हमारे पास संसाधन नहीं थे, बहुत अभाव था, और बहुत सालों बाद मुझे लगा है कि मैं अपने जैसे ही सारे बच्चों के बीच। बेटा सब लोग अपने माइक को बंद कर लीजिए। मुझे सालों बाद वैसा लग रहा है कि मैं अपने जैसे सारे भाई बहनों के बीच में बैठा हूँ, और मैं भी आप ही की एज का हूँ, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह पाऊंगा। तो बाल मेले में अपने आप को भी वो बालक के रूप में पाके बहुत अच्छा लग रहा है, यही कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू सर। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे साथी लवन राठौर को कि वो आए। बेटा माइक सब लोग बंद कर लीजिए, नहीं तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे। तो सर अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे साथी लावण्या राठौर को कि वो आए और धन्यवाद करें आपको। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है लावण्या, बेटा बताइए। सर आपके पास है किताबों का भंडार, ज्ञान देकर छात्रों को दिया आपने आधार, अब हम भी करेंगे सकारात्मक सुधार, व्यक्त करने आई हूँ मैं आपका आभार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं लावण्या राठौर डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे सवालों का जवाब देकर हमारे मन में उत्साह बढ़ाया, और हमारी पूरी बाल मेला टीम ये कामना करती है कि आप अपने जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंचे। पुनः आपका धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशन शानम, आप बनिए आज की लीडर। थैंक यू सर।
थैंक यू दीदी। मीटिंग को खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो हमारे साथी आप सब लीव कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन शानम। हमारा नहीं आया, हमारा नंबर। थैंक यू सो मच एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशन अब आप लीव कर सकते हैं।